नमस्कार दोस्तों। 2024 आप सबों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी उम्मीदें और कुछ नया लेकर आए। देश में जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ काले बादल छाए हुए हैं, वो छँटें और आपकी ज़िंदगी में एक उजाला आए। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपको एक कविता सुनाते हैं, जो कि आजकल आपने देखा होगा कि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर की भव्यता और पूरी अयोध्या नगरी को सजाने की कोशिश हो रही है। पूरे देश के साथ ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त अयोध्या और राम मंदिर पर है। ख़ास तौर से जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, उसका एक सियासी माहौल इस कदर तैयार हो रहा है कि 2024 की जो लड़ाई है, सियासत की जो जंग है, वह वहाँ केंद्रित होकर है। लेकिन क्या हमारा जो समाज है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो देश है, अ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं भावनात्मक चीज़ों पर टिका हुआ है? आखिर क्यों हम अ, प्रधानमंत्री के कहने पे थाली भी बजाने लगते हैं, ताली भी बजाने लगते हैं और अब 22 तारीख को हर घर में दीपक जलाकर दीपावली भी मनाने की तैयारी में हैं। ईश्वर पर एक कविता कुछ समय पहले आई थी दिमाग में। तो वो एक कविता है। ईश्वर ने कहा, मुझे मेरा पूरा जहां चाहिए। ईश्वर ने कहा, मुझे मेरा पूरा जहां चाहिए। जमीन का टुकड़ा नहीं, पूरा आसमान चाहिए। हमने तो रचा था एक ब्रह्मांड, पृथ्वी, समंदर और आसमान। हमने तो फूंकी थी पुतले में जान, हमने तो बनाए थे इंसान। मैंने नहीं बनाई कोई इबादतगाह, न गुरुद्वारा, न चर्च, न मस्जिद। नहीं की कभी मंदिर में रहने की जिद, न मीनार मांगे न गुंबद। नहीं कभी बजाने को कहा घंटा घड़ियाल, बस देखता रहा अपनी दुनिया का हाल। हमने तो बनाई थी एक बेहतरीन दुनिया, जहां गढ़े थे इंसान। फिर भी कहां से आ गए ऐसे शैतान, जिन्होंने बांट दिया ये सारा जहान। जाहिर सी बात है, ईश्वर आज जब कहीं ऊपर बैठे यहाँ का हाल देखते होंगे तो उन्हें भी चिंता तो होती होगी कि क्या हालत हो गई है। उन्हें लगता होगा कि इतने सालों से हम कितने उपेक्षित थे, हमारी अयोध्या कैसी थी, आज देखिए कितनी चकाचक जगमगा रही है। ज़मीन के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी, संत महात्मा, सबकी अपनी अपनी दुकानें चल रही हैं और आम आदमी इतना खुश है कि वाह, क्या यहाँ अब हवाई जहाज़ उतरेगा। पुष्पक विमान उनके ज़माने में उतरता था, अब बेहतरीन हवाई जहाज़ देश दुनिया से वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच ही रहे हैं, शुरुआत हो गई है उसकी। रेलवे स्टेशन चमकने लगा है। मिला जुला कर ये कि अयोध्या नगरी सियासत की एक बार फिर से एक मुख्य ज़मीन, मुख्य मुद्दा, सब कुछ एक बार फिर से बन गया है और वहाँ की भव्यता, ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जो खुद एक राम के अवतार के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, वो उनके चेहरे पर जिस तरह से सारे चुनाव लड़े जा रहे हैं और उसे जीता जा रहा है, उन्होंने आम लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह बना ली है कि आज आप किसी से भी बात कर लीजिए, चाहे वो कोई रिक्शा वाला हो, गांव का कोई आदमी हो, ऑटो वाला हो या दुकानदार हो, सब ये मानते हैं कि सरकार चाहे जैसी हो, जैसी भी चल रही हो, देश भले ही कर्ज में डूब गया हो और लगातार जो आम लोगों की मुश्किलें हैं वो भी बढ़ गई हों, बावजूद इसके मोदी जी महान हैं और देश में अगर कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। पता नहीं आपकी क्या राय है, हो सकता है आप भी ऐसा सोचते हो, क्योंकि जो हमारी रचनात्मक दुनिया है, साहित्य और संस्कृति की जो एक दुनिया है, खास तौर से लेखकों की बात अगर हम करें,
बड़े प्रगतिशील लेखक अपने देश में हुए हैं, होते रहे हैं और हर मौके पे अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन पिछले साल 2023 की अगर बात करें तो ये आवाज़ बहुत मध्यम हो गई है, बहुत धीमी हो गई है। यूँ कहिए कि अब ये आवाज़ निकलनी बंद हो गई है। सत्ता के खिलाफ बोलने में लोग डरने लगे हैं। ऐसा क्या है आखिर नरेंद्र मोदी में? ऐसा क्या उन्होंने मजबूर कर दिया है आपको कि आप कुछ न बोलें? क्या सचमुच देश में इमरजेंसी लग गई है? क्या आपके बोलने पर, आपके सोचने पर, आपके लिखने पढ़ने पर किसी तरह की कोई रोक लगी है? ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है खुले तौर पर। फिर भी लोग क्यों डरने लगे हैं? क्यों लोग अब जब लिखते हैं तो सिर्फ अपने हिंदूवादी परंपराओं के बारे में बात करते हैं, या फिर उन पौराणिक ग्रंथों की चर्चा होती है, उसके पात्रों की चर्चा होती है, उन इतिहास की चर्चा होती है? तो क्या हमारे देश में हमारे लेखकों के बीच, हमारे रचनाकारों के बीच और कोई विषय नहीं है? सियासत के बारे में बात करने में उन्हें क्यों डर लगने लगा है? उनके पात्र अब राजनीतिक क्यों नहीं हो जाते? क्यों आज राग दरबारी नहीं लिखा जा सकता? आज के लेखन में या तो माँ गंगा नजर आती है, श्री राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, महाभारत के पात्र या रामायण के पात्र नजर आते हैं, या अयोध्या नजर आती है, मथुरा, वाराणसी या ऐसी ऐतिहासिक धार्मिक नगरियां नजर आती हैं, या और कुछ नहीं तो अपने मोदी जी नजर आते हैं, या फिर कुछ न कुछ कहिए तो अमित शाह भी नजर आते हैं, गौतम अडानी भी नजर आते हैं। यानी हमारे साहित्य में अब यही पात्र लोगों के पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। जब आप पुस्तक मेले में जाएंगे वहाँ भी आपको ज़्यादातर इसी तरह का साहित्य देखने को मिलेगा। अब ये सोचना है कि क्या 2024 में भी इसी तरह का साहित्य रचा जाएगा? कविताएं भी पहले बड़े मारक तरीके से लिखी जाती थी, लेकिन अब न तो वो धार नजर आती है कविताओं में, न ही सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस नजर आता है। तो क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदर हमारे लेखन को प्रभावित कर दिया है कि हम लिखना पढ़ना छोड़ दें या अपने घर में दुबक कर बैठ जाएं? तो क्या सचमुच ऐसा है क्या कि हमारे लिखने पढ़ने पर पाबंदी लग गई है? ये सवाल है, सबके सोचने के लिए है। आप भी सोचिए और 2024 का स्वागत कुछ इस तरीके से कीजिए कि क्या आपके अंदर का जो रचनाकार है वो अभी जीवित है या नहीं। अगर जीवित है तो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है? खूब लिखिए, जम कर लिखिए। 2024 में हमारे सारे मित्र, सारे लेखक खुलकर लिखें। इससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती, क्योंकि सत्ता तो सत्ता ही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो, चाहे वो कांग्रेस के किसी भी नायक की रही हो। सत्ता सत्ता रहती है। और अगर आप बोलने का साहस खो देते हैं या अपनी बात रखने में आपको डर लगने लगता है, तो फिर आपके अंदर के रचनाकार पर सवाल तो उठता ही है। बेशक हम उम्मीद करेंगे कि 2024 आने वाला जो भी साल है वो हमारे लेखकों, रचनाकारों को नई ऊर्जा, नई ताकत, नई हिम्मत और आत्मविश्वास पैदा करे। इसी के साथ आज की यह जो शुरुआत है, मैं इसे चाहूँगा कि वो बरकरार रहे, आगे भी रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबको एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।